प्यारे विद्यार्थियों, क्षितिज भाग 2 में आज हम अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय 10 से हमारा गद्य खंड शुरू होता है और गद्य खंड में पहला ही पाठ कहानी है जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। और इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। यह पूरी कहानी एक कैप्टन चश्मे वाले व्यक्ति और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और चश्मे पर इर्द गिर्द है। इसमें अन्य पात्र भी हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हालदार साहब, पानवाला, कलाध्यापक मोतीलाल जी, नगर पालिका आदि। यह कहानी हमें संदेश देती है कि देश में हर तरह के आदमी रहते हैं। कुछ देशभक्त भी होते हैं और कुछ देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाले भी होते हैं। और हमें यह भी संदेश देती है कि देश का हर नागरिक, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, गरीब है, अमीर है, वे सभी देश निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं कि स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने के बाद उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वर्तमान में वे भोपाल में ही रहते हैं और वसुधा नामक पत्रिका का संपादन करते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण लेखक हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण, यानी कमजोर वर्ग का जो शोषण करते हैं शक्तिशाली वर्ग, उसके विरुद्ध भी जानकारी या जागरूकता वे कराते हैं। साथ में समाज में व्याप्त जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ भी उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से आवाज उठाई है। तो वे कहते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि से। और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने को भी देशभक्ति कहते हैं, ऐसा उनका मानना है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। यह कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। नेताजी का चश्मा। तो पाठ शुरू करते हैं। आप किताब भी खोलेंगे और शब्दार्थ भी समझते जाएंगे, कहानी भी समझेंगे और तभी आप प्रश्नोत्तर देने में सक्षम होंगे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यानी कि भारत के किसी जगह कस्बे की बात की है, उसी के से
कहानी को आगे बढ़ाया गया है या शुरुआत की गई है कहानी की कस्बे से। हवलदार साहब एक कंपनी के अधिकारी थे, तो वे हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से निकलते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा होता है शहर से छोटा, गांव से बड़ा, हालांकि उसको भी शहर तक भी कहते हैं, शहर जैसा भी कहते हैं। तो वहाँ कुछ कच्चे मकान थे तो कुछ पक्के मकान थे, यानी कि एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, यानी कि बिना मकान वाले सिनेमा घर, खुले में सिनेमा घर थे, और एक जगह नगर पालिका थी। नगर पालिका क्या होती है? जैसे ग्राम पंचायत होती है गांव के विकास के लिए, वैसे ही कस्बे में या नगर में नगर पालिका होती है। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर होता है सफ़ेद पत्थर, जिसको मार्बल भी कहते हैं, जिसको मकान को डेकोरेट करने के लिए, फर्श बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, और प्रतिमा होती है मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। लेखक कहते हैं कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बरामद हुआ होगा। ऊहापोह होता है अनिश्चय की स्थिति, और बोर्ड की शासन अवधि भी पूरी होने वाली होगी, समय भी बोर्ड का पूरा होने वाला होगा। तो बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिनका नाम मोतीलाल जी था, उनको यह काम दिया होगा कि आप मूर्ति बनाइए, जल्दी से बनाइए। उन्होंने भी आश्वासन दिया होगा कि हम महीने भर में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बना देंगे, पर मूर्ति बनाने में वे कुशल नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने मूर्ति बनाने का आश्वासन दिया और बाद में बनवाई भी। अब उसमें क्या कमी रह गई या कैसे बनाई, या उसके पीछे और क्या कहानी बनती है आगे आप ध्यान से पढ़ेंगे। लेखक कहता है कि जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति बनी हुई थी किसकी? संगमरमर की। तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोपी पहनते थे, उनकी टोपी की जो आगे नोक थी वहाँ से लेकर नीचे छाती तक इतनी सी मूर्ति थी। तो इस प्रकार की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। तो आप छोटा प्रश्न भी बनाएंगे, बस्ट किसे कहते हैं। और सुंदर भी लग रही थी मूर्ति, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन लग रहे थे। मासूम माने निर्दोष जैसे, भोले भाले। कमसिन होता है छोटे बच्चे के जैसे, सुकुमार। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए नारे याद आ रहे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही चुभती थी, खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन वे उस पदार्थ का, उस पत्थर का नहीं बना था जिसकी मूर्ति बनी हुई थी। कैसा चश्मा था? एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया था। चश्मा भी नहीं था, चश्मे का फ्रेम था चौड़ा और काला। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित होता ध्यान से देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान,
कौतुक भरी अचंभा, आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, अपितु मूर्ति के पीछे जो भावना है, देशभक्ति की भावना, उसका है। नहीं तो आजकल देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाले जो है देश में बहुत मिलते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। तो इस बार चश्मा दूसरा था भाई। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, चौकोर 4 कोनों वाला, और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, आश्चर्य उनका और बढ़ा, उनके मन में हलचल और हो गई। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार भी नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो कौतूहल तो आपको पता है, आश्चर्य जो उनको बार बार हो रहा था कि चश्मा कौन बदलता है और चढ़ाता है। तो इस संबंध में जो बात उनके मन में अब उनको दबानी मुश्किल हो गई। अब उसी बात को पूछ लिया किससे, पान वाले से, कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, अर्थात बड़ा पेट था उसका। बड़े पेट वाला आदमी जब इधर उधर हिलता है तो पेट भी हिलता है। तो उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी, यानी कि पान खाकर लाल और काली बत्ती सी यानी कि दांत दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। तो गिराक जो है, जहाँ से संबंधित यह कहानी है, वहाँ की स्थानीय भाषा का शब्द है गिराक, माने ग्राहक। उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी कि चौड़े फ्रेम वाले चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। तो अब आप समझ गए हैं कि चश्मे कौन चढ़ाता था, कौन बदलता था। जहाँ कैप्टन चश्मे वाले का चश्मे बदलने से अपना व्यवसाय भी चलता था, मूर्ति पर लगा फ्रेम देखकर ग्राहक उसको पसंद करते थे और वहीं साथ में उनकी देशभक्ति भी होती रहती थी। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार माने आवश्यकता,
जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए निकाल देता होगा और उसे ग्राहक को बेच देता होगा और बाद में वहां पर अन्य फ्रेम, दूसरा फ्रेम लगा देता होगा। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो इस प्रकार हवलदार साहब सोचते हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अर्थात ओरिजिनल चश्मा यानी कि जिस पदार्थ की, जिस पत्थर की यह मूर्ति बनी है, उसी पत्थर से बना हुआ चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, यानी कि पान के बीच स्वाद के लिए कत्था नाम का पदार्थ मिलाया जाता है, उसकी डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात। तो हवलदार साहब ने जब यह सोचा कि भाई वह मूर्तिकार जो मास्टर था वह इसे बनाना क्यों भूल गया होगा, तो पान वाले के लिए तो ये मजाक वाली सी बात थी, और हवलदार साहब तो देशभक्त थे खुद भी, तो उनको लिए वह दया वाली सी बात लगी, द्रवित करने वाली सी बात लगी, दुख भरी सी बात लगी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे मूर्तिकार का नाम लिखा था। क्या नाम था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक दी होगी, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला चश्मा कैसे बनाया जाए, वह यह निश्चित नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट ही गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह बाद में कोई निकाल ले गया होगा। उप, बड़ा अफसोस की बात है। ऐसा यहाँ हवलदार साहब सोच रहे हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत और बड़ा कौतुक भरा, आश्चर्यचकित भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष झुकते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, या नेताजी की फौज आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही रहा है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब पान वाले द्वारा एक देशभक्त उस चश्मे वाले का मजाक उड़ाना अच्छा ना लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, बोलती बंद हो गई। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी अटैची संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं,
क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। किसका ड्राइवर? हालदार साहब का। और हालदार साहब को खुद भी काम पर जल्दी जाना था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल होता तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में, कच्ची सड़क होगी, उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के, आश्चर्य और प्रसन्नता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। तो समझ लो बच्चों कि क्या हुआ होगा जिससे कि वहाँ सब कुछ बंद था। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखें पोंछी। अर्थात उसको रोना आ गया यह बात सुनकर, यह प्रश्न सुनकर, और बोला, साहब, कैप्टन मर गया। इस तरह से रोते हुए बोला। तो यहाँ से पता चलता है कि भले ही पान वाला जो मजाक उड़ाता था देशभक्त का, मगर उसके अंदर दया भावना भी थी। देशभक्ति की भावना भले ही कम होगी मगर दया खूब थी। आगे पढ़ते हैं। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और वहां से चल दिए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम मैंने समर्पित कर देने वालों पर भी हंसती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे व्यंग्य भी किया है पान वाले के माध्यम से कि पान वाला पहले बड़ा मजाक उड़ाता था, व्यंग्य करता था देशभक्त पे, तो उसी के माध्यम से ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले लोगों पर, देशभक्तों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गई। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली, सेंटर पॉइंट, केंद्रीय स्थान में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप अभी रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन होता है सावधान स्थिति में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा होता है घास, एक मोटा घास होता है और उस घास का बना हुआ चश्मा था, जैसे मानो किसी बच्चे ने बनाकर चढ़ाया हो।
यह देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। तो ये